नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज आपको एक बार फिर से आगाह करने आ गए साइबर फ्रॉड के नए फंदे से। जी हां, साइबर फ्रॉड का जाल इन दिनों कुछ ऐसा फैला हुआ है कि वो एक बार फिर सबको अलग अलग तरीके से अपना निशाना बना रहा है। ताज़ा मामला एक बार फिर आपको देखिए याद होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला फ्रॉड। आपकी बिजली कट जाएगी, आपकी लाइट आज रात से चली जाएगी और हजारों लोग उस चक्कर में फंसे और अपने पैसों को उन्होंने डुबो दिया। ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, लोगों ने डराया, थोड़ा सा आपको प्रेशर में लेकर आए, आपसे जरूरी जानकारी निकाली, आपके अकाउंट्स हैक किए, आपसे पैसे भरवा लिए और गायब हो गए। इन दिनों एक मैसेज है जो फिर से सर्कुलेट हो रहा है और वो है आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ कि भाई केवाईसी नहीं किया तो आपके पैसे डूब जाएंगे। और आलम देखिए कि सिर्फ मुंबई के अंदर 2 हफ्ते के अंदर करीब कुछ लोगों ने अपना 1 करोड़ रुपया इस चक्कर में गंवा दिया है। करीब 100 के आसपास FIRs हो चुकी हैं और लोगों की FIR धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है और इस FIR की स्पीड ने बीट कर दिया है उस इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले फ्रॉड को भी, और ये तेजी से फैल रहा है। पुलिस वाले तक इसका शिकार बन गए, मीडिया वाले इसका शिकार बन रहे हैं, आम आदमी तो बन ही रहा है। क्या है आखिर ये फ्रॉड और आप इससे कैसे बच सकते हैं, ये अलर्ट आज हम आपको करने जा रहे हैं। अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे, उससे पहले आपको बताएं कि हो क्या रहा है, कौन आपके पैसों को उड़ा रहा है और क्या मॉडस ऑपरेंडी यानी क्या तौर तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, मुंबई में 2 हफ्ते में 78 FIR ऑलरेडी दर्ज हो चुकी हैं। इन मामलों में आमतौर पर पहले लोग पहुंचते नहीं थे पुलिस थाने। केवाईसी के नाम पे 92 लाख रुपए अभी तक लोगों से ठगे जा चुके हैं ऑनलाइन उनके फोन के जरिए। फ्रॉड में 100 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया, ये पुलिस ने पता लगाया। 100 अलग अलग फर्जी सिम कार्ड, मतलब कि जो इधर उधर से जुगाड़ के 300 फर्जी खातों में ये ट्रांसफर रकम हुई है। अलग अलग खातों में लोगों के पैसे उड़ा के ये रकम भेज दी गई है। ऐसे 300 खातों का इस्तेमाल है। आपको ईमेल भेजे जा रहे हैं, आपको SMS किया जा रहा है, व्हाट्सएप से मैसेज आ रहा है और ये सारे मैसेज है केवाईसी यानी बैंक जो करता है नो योर क्लाइंट, यानी आपका नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल, ये सब आप जब अपडेट करते हैं, पैन, आधार, उसको कहते हैं केवाईसी, नो योर कस्टमर, नो योर क्लाइंट। और ये केवाईसी बैंक कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई केवाईसी के नाम पे आपके पैसे रख लेंगे, लेकिन मैसेज आपको डराता है और कहता है कि आपने अपना केवाईसी पूरा नहीं किया तो आपका खाता बंद हो जाएगा, पैसे डूब जाएंगे। एक लिंक आता है, लिंक को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक कॉल आपके पास आती है, फोन सामने वाला व्यक्ति आपको 2-4 बातें और कहता है डराने वाली, फोन को हैक कर उड़ा लेता है बैंक से रकम, या वो हैक नहीं भी करता है तो आपसे कहता है अपने फोन का रिमोट एक्सेस दे दीजिए और फिर उसके बाद आपके फोन की पूरी चाबी उस बंदे के हाथ में चली जाती है। आपको लगता है कि भाई कोई बैंक वाला ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपका खेल खत्म। किसी के लाख रुपए, किसी के 2 लाख रुपए, किसी के 4 लाख रुपए, और जो जितनी देर तक फंसा रहा उतने पैसे उसने उड़ा दिए। आखिर क्यों ये बार बार हो रहा है? इतनी अवेयरनेस, इतनी सारी चीजें अखबारों में छपता है, बड़े बड़े कांड होते हैं, हम बार बार कार्यक्रम करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार ये घटनाएं घटती है। आखिर क्या होता है ऐसा? क्या प्रॉब्लम है? क्या ये तौर तरीके हैं जिसमें सब फंस जाते हैं, जानते बूझते हुए भी, और अच्छे खासे लोग? चलिए, हमारे साथ हमारे साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब जुड़ गए हैं। शुरुआत करते हैं। रितेश, तो मुंबई से एक और घटना, फिर से वही मोडस ऑपरेंडी। मुझे वही बात समझ में नहीं आ रही कि अब तो ये बातें आम हो गई है, रोज पेपर में छपती है, रोज हम ऐसे शोज करते हैं, दुनिया भर के वीडियो अब आ गए हैं इंटरनेट पर कि ऐसे फ्रॉड हो रहे, लेकिन बार बार ये लोग सफल हो जाते हैं। विपिन जी, थैंक यू वेरी मच 2 चीजों के लिए, कि मुझे बुलाने के लिए और वापस से ये शो करने के लिए। आप बार बार जो करते हैं बहुत अच्छा लगता है ऐसा, क्योंकि यही अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और जहां रही मतलब कि आप जैसे कह रहे हैं कि इतना अवेयरनेस के बाद भी क्यों हो रहा है, तो ये जो ह्यूमन इमोशन है, फियर, या तो ग्रीड रहता है या तो ये कि जो डर रहता है, फियर, और वो उस पर्टिकुलर फियर में जाके कि अरे मेरा बैंक में आज ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा वगैरह, तो उसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है, हम जिस हिसाब से ये इंटरनेट की दुनिया में इतना फास्ट हर चीज करते हैं, भले फिर वो स्क्रोलिंग क्यों नहीं हो, लगभग हर चीज अगर आप देखोगे तो इंस्टाग्राम पे आप स्क्रोल करते जा रहे हो, आप एक पेज पे टिक भी नहीं सकते हो, अटेंशन स्पैन भी इतना कम रहता है। तो उसके कारण ऐसा हो रहा है विपिन जी कि मतलब आपने जैसे देखा, आपने पॉज भी नहीं किया, आप अपना दिमाग भी नहीं चलाना चाहते कि नहीं ये शायद फर्जी हो चुकेगा। आपकी एक हैबिट बन चुकी है कि मुझे लिंक क्लिक करना है और कुछ एक्शन करना है।
और वही एक्शन में जैसे कि अभी ये जो हो रहा है, जो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर प्राइवेट बैंक के रिलेटेड ही मैसेजेस आ रहे हैं, उसके अंदर लोग इसके लिए शिकार हो रहे हैं क्योंकि जैसे वो लिंक पे क्लिक करे, इस टाइम पे कोई कॉल नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन हू बहू सेम लुकिंग, मतलब जिसको हम फिशिंग कहते हैं, सेम लुकिंग वेबसाइट पे जाते हो, जो मोबाइल ऐप जैसा, मतलब सेम लुकिंग मोबाइल ऐप टाइप दिखता है वो, आप अपना कस्ट आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो, जैसे ओटीपी आता है वो भी उसको अंदर डाल रहे हो, और उसी हिसाब से उसी टाइम पे जब आप ये सारी चीजें कर रहे हो, वो फ्रॉस्टर को ये सारी चीजें उसके डेटाबेस में आ रही है, उसके बैकएंड पे दिख रही है। हमें ऐसा लग रहा है ये एचडीएफसी में जा रहा है, नहीं, वो वैसा नहीं हो रहा है। जैसे यूजर नेम पासवर्ड मिल रहा है, वो एक दूसरे वेबसाइट पे डाल रहा है, और उसी हिसाब से हम वो ओटीपी जो आ रहे हैं हम उसको शेयर करते जा रहे हैं, उसी मतलब फर्जी लिंक पे डालते जा रहे हैं, फर्जी ऐप पे डालते जा रहे हैं, और इसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। मतलब काफी बार ये तो, मतलब मुझे भी नहीं लगा था कि केवाईसी बैंक रिलेटेड वापस से ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगा कि नहीं अभी लोगों को समझ में आ गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया, और अभी यही सारी चीजें टेलीकॉम सेक्टर के साथ भी चालू हो जाएगी कि आपके पेपर्स एक्सपायर हो चुके हैं, केवाईसी एक्सपायर हो चुका है, आपको रीसबमिट करना पड़ेगा सब कुछ। विपिन जी, और पवन जी इसमें बिल्कुल रितेश भाई यही हो रहा है पवन जी। और आश्चर्य की बात देखिए, पहले तो ये माना जाता था कि वो आपके ऑफिस टाइम में कॉल करते हैं, तो अब आप उस समय बहुत बिजी रहते हैं, हड़बड़ाहट में रहते हैं, जल्दबाजी में। यहाँ तो उल्टी मोडस ऑपरेंडी, वो आपको ऑफिस टाइम के बाद में कॉल कर रहे हैं जब आप बिल्कुल फ्री हैं उनसे बातचीत करने के लिए। और देखिए वहां पर भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा, वहां उल्टा लोग उनको और अच्छी तरीके से फीडबैक दे रहे हैं, रिमोट एक्सेस दे रहे हैं, और फिर किसी के 2 लाख 3 लाख 4 लाख। और जैसा मैंने कहा कि इसमें हर तरीका व्यक्ति घुस गया, इसमें एक्टर्स हैं, इसमें इवन कुछ मीडिया वाले भी हैं, इसमें पुलिस के लोग भी हैं, किसी को वो चीज भनक नहीं पड़ रही है। देखिए, कोविड के बाद इन साइबर क्रिमिनल्स ने समझ लिया है कि फियर और पैनिक अगर दो महत्वपूर्ण एलिमेंट जो हम लोगों की जिंदगी का हिस्सा थे कोविड में, उनको प्रॉपरली वेपनाइज किया जाए तो किसी भी तबके का आदमी क्यों ना हो उसको आप टारगेट बना सकते हैं साइबर क्राइम का। तो अब जब हौसले बहुत बुलंद हो रहे हैं, उसका कारण ये भी है कि जो गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम का स्वर्णिम युग, वो प्रारंभ हो चुका है कोविड-19 से, और वो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। उन्हें मालूम है भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। चलिए उन पर मुकदमा दर्ज भी हो गया तो कुछ नहीं होगा, जमानती अपराध होगा, वो तुरंत छूट जाएंगे। और उससे पहले तो पुलिस को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आज के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनिक पदचिन्हों को लगातार मिटाते चलते जा रहे हैं, और उन्हें मालूम है हम धड़ल्ले से साइबर क्राइम करेंगे, अपने पदचिन्ह मिटाएंगे और फिर मस्ती से आनंद उठाएंगे और देखेंगे तमाशा क्या हो रहा है। और ठीक यही कारणवश हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ साइबर क्राइम के थाने तो बहुत बढ़ गए हैं, राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी बन गया है, लेकिन उसका सीधा ट्रांसफॉर्मेशन केसेस में और कन्विक्शंस में नहीं हो रहा है। आज लगभग 100 अगर मुकदमे या 100 इंसिडेंट्स नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर रिपोर्ट होते हैं तो उनमें से 5 केसों में ही एफआईआर दर्ज होती है जिसमें तफ्तीश की जाती है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि क्योंकि कानूनी प्रणाली बहुत कमजोर है और उसका वो भरपूर फायदा उठा सकते हैं, इसलिए वो पूरे दम से जाते हैं, अलग अलग तबकों के लोगों को टारगेट करते हैं, उनके कन्वीनियंस टाइम पे टारगेट करते हैं, जहाँ पे उनके गार्ड्स थोड़े बहुत कम हो, जहाँ पर ज्यादा संभावित तौर पर वो साइबर क्राइम के शिकार बन सके। तो आज नए तरीके हैं, टेक्निक्स हैं जो ये साइबर क्रिमिनल्स लगातार अपना रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। और थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट भी थी कि जो ये साइबर क्राइम्स होते हैं वहां पर रेट ऑफ रिकवरी, मतलब जो रिपोर्ट दर्ज हो रही है उनकी सुनवाई वो सब तो ठीक है, जो रेट ऑफ रिकवरी अगर 100 रुपए गए तो बमुश्किल 20 रुपए रिकवर होते हैं, 80 रुपए तो डूब ही जाते हैं। रितेश, यहाँ पर एक और चीज है समझने वाली कि ये कोई इक्का दुक्का आदमी इसको अंजाम नहीं दे रहा, या कोई ये 2-4 लोग नहीं, ये बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुका है। मतलब पूरे के पूरे वर्कफोर्स इसमें काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई मतलब एक पूरा सेल चल रहा हो कहीं। पहले तो सब लोगों ने इन दिनों वो जामताड़ा नाम की सीरीज देख ली है, लेकिन बावजूद उसके ऐसा लग रहा है कि देश में कई जामताड़ा और अलग अलग जगह पे ऐसे ऑपरेटिंग सेंटर्स बन गए हैं। जी विपिन जी, कैसा हो गया ना, जामताड़ा तो अभी एक पर्टिकुलर हब था जहां से शुरुआत हुई थी। अगर अभी आप देखोगे तो अभी ऐसे बहुत सारे हब्स बन गए हैं, नोएडा हो गया, मेवाट हो गया, भरतपुर हो गया,
मथुरा के साइड पे हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये बढ़ता जा रहा है। और मतलब अभी जैसे सिम्स प्रोक्योर करने का है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिनका काम है सिर्फ और सिर्फ सिम प्रोक्योर करने का। एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ बैंक रिलेटेड बैंक्स खोलता है, फर्जी खाते, म्यूल अकाउंट जिसे हम कहते हैं, वो म्यूल अकाउंट्स खोलते हैं। एक और फिर यहाँ पे भी जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स करते हैं, उनके अंदर भी उनके एक एक्सपर्टीज है। जैसे एक पर्टिकुलर गैंग सेक्सटॉर्शन रिलेटेड काम करेगा, एक पर्टिकुलर गैंग ओएलएक्स का ये जो जहां पे पुरानी चीजें आप बेच सकते हो वगैरह, वहां पे वो उस चीजों के स्कैम्स करेगा। एक पर्टिकुलर गैंग ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स में रहेगा। तो ऐसे यहाँ पे गैंग्स भी बहुत स्पेशलाइज हो गए हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे इनको पता चल गया कि ठीक है देखो, हमने अगर जैसे ये केवाईसी वाला भेजा बैंक रिलेटेड, वो भी एक ही पर्टिकुलर बैंक रिलेटेड भेजा हुआ है, और ये अगर चल रहा है, लोग जहां से में फंस रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो गांव है वो उसी के अंदर आ जाता है। और फिर वो सारे के सारे उसी को उसी टाइम पे टारगेट करते हैं। और अभी बाद में देखिए ये थोड़ी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपके जैसे चैनल, मीडिया, पुलिस वगैरह बहुत अवेयरनेस इस पे रेस कर रहा है। तो अभी फिर हाल फिलहाल वो लोग अपने नवे स्कैम की वो तैयारी कर रहे हैं। जब तक हम इससे जुटेंगे तब तक उनके पास नवा वाला मॉडस ऑपरेंडी, नवा टाइप ऑफ स्कैम ऑलरेडी आ जाएगा। विपिन जी जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर पवन साहब देखें, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो नया वो हो सकता है कि पहले बिजली का बिल था, अब आपका बैंक खाता हो गया, कभी क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, वो मोड बदलेंगे, लेकिन जो बेसिक्स है वही फियर एंड ग्रीड, उसी के बीच में चीजें घूम रही है। अब तकलीफ ये है कि क्या व्यक्ति को समझाते रहें। अब लोग देखिए, एक तरफ तो ये है, हमारे देश का मिशन भी है कि भाई ज्यादा से ज्यादा, हम रोज नंबर पब्लिश करते हैं कि इतने ज्यादा मिलियन आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इतना यूपीआई पेमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उसके ये साइड इफेक्ट भी हैं। अब शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों में अवेयरनेस भी एक लेवल है, लेकिन अब क्या बैंकिंग सिस्टम के एंड पर, या फिर जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, उनके एंड पे, या फिर कोई देश के अंदर ऐसा स्पेशल सेल या स्पेशल पुलिस जो आगे होके इन चीजों को धर पकड़ करे, क्योंकि शायद सब लोगों पे छोड़ेंगे, अवेयरनेस अपने लेवल पे अच्छी बात है, लेकिन शायद ये उससे काम बनता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए, अवेयरनेस बुनियादी है और वो बहुत जरूरी है, लगातार होती रहेगी, एवरग्रीन है। लेकिन अगर आप सोचें अवेयरनेस ही करने से सब कुछ, सब तालों की चाबियां आपके पास आ जाने वाली हैं, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। आवश्यकता है आपको कुछ बहुत ही क्रांतिकारी और इनोवेटिव तरीके अपनाने की। पहली बात तो आज क्योंकि ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के शिकार लगभग पूरे भारतवर्ष में भारतवासी हो रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स को निपटने के लिए डेडिकेटेड कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता है, डेडिकेटेड लीगल प्रोविजंस की आवश्यकता है, क्योंकि धारा 420 भारतीय दंड संहिता या धारा 66 रेड विद सेक्शन 43 आईटी एक्ट बहुत ज्यादा कारगर रूप से इफेक्टिव नहीं है। और अधिकांश में पुलिस अधिकांश तौर पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को नहीं एकत्रित कर पाती जो कंसर्न्ड साइबर एक्टर को इस ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के साथ जोड़ सके। तो एक तो आपको कानूनी प्रावधान नहीं लाने पड़ेंगे। दूसरा आवश्यकता है कि आपके पास डेडिकेटेड ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए कोर्ट्स हों, जिनका एकमात्र काम है कि ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स का ही काम करेंगे, कि मुकदमे देखेंगे और टाइम बद्ध तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं कि कई साल लग जाएंगे, उन्हें अगले 45 दिन में या अगले 60 दिन में उन मुकदमों को खत्म करना पड़ेगा। तीसरी बात, मुझे लगता है सर्विस प्रोवाइडर्स को ज्यादा जिम्मेवार बनाना पड़ेगा। आज बैंक के साहब, मैंने तो सब कुछ कर लिया, मैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ, जो गड़बड़ की होगी वो आपने की होगी, लिहाजा मैं आपको कोई प्रकार की जो जीरो लायबिलिटी का है का बेनिफिट नहीं दूंगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि आरबीआई अगर अपना सख्त कड़ा रवैया अख्तियार करे और अपनी जीरो लायबिलिटी वाली नोटिफिकेशन जो है 6 जुलाई 2017 की, उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करें, तो हम पाएंगे कि काफी हद तक लोगों को इफेक्टिव कारगर रेमेडी मिल पाएगी। आज आरबीआई तो कहता है कि अगर आवश्यक ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होती है आपकी इजाजत या आपकी नॉलेज के बगैर, तो पहले 72 घंटों में अगर आप लिखत में बैंक को या क्रेडिट कार्ड कंपनी को लिख के देंगे, शिकायत करेंगे, तो बैंक पूरा पैसा आपको देगा। वास्तविक पोजीशन ये है कि बैंक अक्सर जलेबी घुमाता है, आपको पैसे ना देने के लिए अलग नए नए तरीके बनाता है, आपको तंग करता है, आपको बार बार चक्कर दिलाता है, और फिर बंदा कहता है छोड़ो भैया, ये मेरी किस्मत थी। मुझे लगता है कि वो जो रेलेवेंस फिलहाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बैंक्स को ज्यादा जिम्मेवार बनाना पड़ेगा। और चौथी महत्वपूर्ण बात, आज भारत के पास साइबर सुरक्षा का कोई विशिष्ट कानून मौजूद नहीं है,
इसलिए इन इंटरमीडियरीज को, सर्विस प्रोवाइडर्स को साइबर सुरक्षा के लिए और क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए वो पूरी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये चौतरफा अटैक से ही या चौतरफा तैयारी से ही ऐसी चीजें रुक पाएंगी। अवेयरनेस की जहां तक बात है, क्रिएट करने की पूरी कोशिश है। ऐसे कार्यक्रम की जगह तमाम आप लोग अलग अलग सेमिनार्स में जाते हैं, न्यूज़पेपर में रोज खबरें छपती हैं, लेकिन शायद अब उससे काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये सारी बातें इंप्लीमेंट होगी तब होंगी, लेकिन आज की तारीख में क्या करें वो एक बार फिर से बात करेंगे। चीजें वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन बार बार आपको दोहराएंगे, बताएंगे तो शायद अगली बार ऐसा कोई मैसेज, ऐसी कोई मेल देख के आपके दिमाग की घंटी बजे कि नहीं भाई पहले देख लूं, चेक कर लूं। छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद वो महत्वपूर्ण बातें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड के नए फंदे की, जहां पर अलग अलग चीज़ों का डर दिखाकर आपके पैसे लूट लिए जाते हैं ऑनलाइन। इस बार कुछ नहीं, आपके बैंक अकाउंट का नाम लिया जा रहा है। तो ब्रेक से पहले काफ़ी बातें हुई रितेश, हालांकि बातें वही होंगी जो शायद आप फिर से बताएंगे, लेकिन शायद बार बार बताना ज़रूरी है। अब देखिए, एक सिंपल सा मैसेज आ रहा है, लोग ये भी नहीं देख रहे हैं कि प्राइवेट नंबर से है कि बैंक के नंबर से है। थोड़ा सा थॉटफुल ये होना है कि क्या भाई पहले एक बार एक फ़ोन बैंक को लगा के देख ले, कस्टमर केयर पे फ़ोन लगाने में देर कितनी लगती है, लेकिन लोगों को वही लिंक के दबाव में आना है, उस पर क्लिक भी करना है, जबकि 1000 बार कहा जाता है किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। तो फिर कैसे समझाया जाए? तो एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही पकड़ना चाहिए कि जैसे किसी ने लिख दिया कि ये अब भी होने वाला है, आज शाम को आपका बिजली कटने वाला है, आज के दिन में आपका केवाईसी एक्सपायर हो रहा है, आज के दिन कुछ हो रहा है, तो ये जो टाइम का जब प्रेशर दिया जाता है ना, समझ लेने का कि 99% वो फेक है। क्योंकि किसी भी बैंक को अगर ऐसे जैसे केवाईसी करवाना है वगैरह जो भी है, वो है ना कुछ बहुत महीने भी दे देता है आपको कि ऐसा ऐसा आपका 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जैसे आजकल जैसे चल रहा है म्यूचुअल फंड में नॉमिनी डालना जरूरी है, नहीं तो आपका नहीं होएगा 31 मार्च तक का, वो एक डेडलाइन देते हैं वैसे, और वो अच्छा खासा लंबा देते हैं। ये जो डरा देते हैं ना कि ये आज का आज, अभी का अभी, तो वो आपका सबसे बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए। सेकंड चीज ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इंपल्सिव मत बनिए। कुछ भी जैसे आ गया ना तो प्रैक्टिस द पॉज, जरा रुकिए और उसको ना एक जीरो ट्रस्ट की नजर से देखे कि नहीं, इंटरनेट की दुनिया में मैं किसी भी चीज को ट्रस्ट नहीं करता हूं। तो आप जरा पॉज कीजिए ये बोल के कि नहीं मैं इस चीज को ट्रस्ट नहीं करता हूं, और क्योंकि मैं ट्रस्ट नहीं करता हूं मैं अब वेरीफाई करूंगा। तब जाके आप वेरीफाई कीजिए। जैसे आपने कहा कि कस्टमर केयर को कॉल कर दीजिए, या तो अपने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल कीजिए, या वो टेलीफोन वाले को आप कॉल, मतलब आपका जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वाले हैं उनको कॉल कर दीजिए। तो बस ये 3 चीज अगर आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे हिसाब से मतलब बहुत रेयर है कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है। 2 एप्स है जो जब भी कोई कहेंगे आपको, मतलब ये रिमोट एक्सेस एप्स रहते हैं, अगर वो कहेंगे कि ये 2 एप्स आप इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे एनीडेस्क हो गया, क्विक सपोर्ट हो गया, दोनों बहुत ही अच्छे एप्स है, लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर उसे कह रहा है कि ये इंस्टॉल करने के लिए, तब वापस से समझ लीजिए कि ये कोई पर्टिकुलर गलत चीज है। तो बस ये इतनी सारी चीजें अगर हमने ध्यान में रख दी है तो मुश्किल है कि आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो। चलिए देखिए, ये हम बार बार समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन बावजूद उसके चीज़ें घटती हैं, घटनाएं होती हैं। जैसा मैंने कहा कि आप रोज इनको पढ़ते लिखते हैं, लेकिन उस समय शायद वो मॉडस ऑपरेंडी यही है कि आपको प्रेशर में लाया जाए। लेकिन अगर सही में भी बैंक से कॉल आ रहा है तो आप उस पर भी शक कर लीजिए, उनको भी मत बताइए। वो कहें कि मैं ये हूं वो हूं, मत बोलिए, आप ये प्रैक्टिस ही बना लीजिए। कह दीजिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा बैंक की ब्रांच विजिट कर लूंगा। कम से कम वो आपके लाखों रुपए उड़ने से तो बेहतर होगा, जब तक कि बाकी और चीजें जिसका पवन जी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे और रितेश ने भी बताया, जब तक वो इन्फोर्स होती है और हमारे यहाँ सिस्टम बनता है, तो शायद आपके और हमारे अलर्ट रहने में ही वो एक चीज़ है जो हम ला पाएंगे। एंटिल देन इंतज़ार तो रहेगा कि चीज़ें जल्द से जल्द बेहतर हो, लेकिन तब तक ये बहुत बेसिक सी बातें जो पवन जी और रितेश जी ने आपको बताई, प्लीज़ इनका ध्यान रखिए ताकि ऐसी घटनाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा रोक पाएँ। समय क्योंकि अब समाप्त हो गया, आप दोनों ही मेहमानों का धन्यवाद करूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये अवेयरनेस वाली बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। नमस्कार।